सखी सहेली। सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सखाओं और मंजरी, आपको दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। बिल्कुल दीपा, तुमको और हमारे साथ में सुनने वाली सभी सखियों को, सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और रेडियो सेट पे हम लोगों की गप्पे सुनेंगे। बिल्कुल, है ना? हम तो कई बार कहते भी है ना, हेल्दी नमस्कार। हाँ। ताकि सब अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खासतौर पे हमारी सखियां ध्यान रखें, क्योंकि वो अगर अपना सेहत का ध्यान रखेंगी तो पूरे घर का ध्यान अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखो, हमारी एक सखी ने बड़ा प्यारा सा संदेश लिखा है कि वो आज सखी सहेली मंच पर आए। वो आए आज सखी सहेली मंच पर हमारे। कभी हम अपने आप को और कभी सखी सहेली के मंच को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। सुगंधित रोशनी बिखेरती मधुरा दोनों सखियों का। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ये जो सोच सोच के अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, कभी स्वागत करते हैं, कभी प्यारे से संदेश देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये परिवार सखी सहेली का यूं ही बनता रहे, फलता फूलता रहे। बिल्कुल। और सखी सहेली के मंच पे देखें, हम दोनों सखियां तो होती ही हैं। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ जब तक हमारे सखी साथी, सखिया और सखा लोग, भाई लोग नहीं होंगे, तब तक सखी सहेली मंच का मजा नहीं आता है। सब लोग एक साथ बैठकर जहां कहीं भी हो सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और इसी के साथ जब देखो बातें होती हैं कि हल्की फुल्की बातों की बात आती है, तो दीपा याद है ना, जब मेहमान आने पर बिजली गुल हो जाती तो कैसा होता है। मतलब ये बिजली अपनी नहीं गुल होती है, ये हम विद्युत की बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त अपनी भी गुल हो जाती है। अगर मेहमान है, भाई सामने नाश्ता परोसना है, और मान लीजिए ऐसे ही हम सोचें कि लड़की देखने आए हैं और अगर बत्ती गुल हो जाए फिर क्या तो फिर क्या होगा? तो जो होगा वो हम बाद में बात करेंगे। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ देखो, एक और मुहावरों की दुनिया में आज हमने जो विषय लिया है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो जो अभी तुमने बोला था ना, उसकी हालत तब वैसे ही हो जाती है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटके वाली हालत हो जाती है। कुछ निकलता नहीं है। और ऐसा लगता है अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और आगे हमारी आज सखी विशेष में क्या है दीपा? सखी विशेष में आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेंगे। नाम है श्रद्धा शर्मा। योर स्टोरी की वो संस्थापक हैं। कैसे एक छोटे से शहर से निकली लड़की एक संस्थापक बनी। योर स्टोरी उनका जो ये चैनल है, किस तरह से उन्होंने लोगों को उद्यम के लिए प्रेरित करा, और खास तौर पे महिलाओं के लिए। तो ये कहानी हम जानेंगे, तो ये जरूर सुनिएगा। और आज है विश्व क्षय रोग दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, हम लोग जब कभी जाते हैं ना, कभी निकलते हैं सड़क से या न्यूज़ में हम लोग देखते हैं ना, तो अक्सर एक चीज हम लोग देखते हैं कि जो नए बच्चे, नए युवा हैं, वो स्टैंडबाजी में लगे रहते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कितना खतरनाक होता है। रोड की बात कर रही हो तुम, कि जिस तरह से गाड़ियां दोपहिए गाड़ियां चलाते हैं। तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ये चीज, ये बड़ी आम समस्या हो गई। हम रोज खबरों में देखते हैं ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो हम कहना चाहिए कि बच्चों को, भाई ये खबरें तुम लोग भी देखो, न्यूज तुम लोग भी देखो बराबर। और क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह शिकायतें हैं कि बच्चे खबरें देख नहीं रहे, समाचार पत्र पढ़ते, अखबार भी नहीं पढ़ते। तो उन्हें बताया जाए, चाहे एक छोटी सी कोशिश है कि आप यहाँ से सुन लें कि आप इस तरह से ना करें। देखें और देख रहे हैं कि सामने वाला ऐसा करे, तो आप स्टैंडबाजी क्यों कर रहे हैं? अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल अच्छे से रहें अपने घर में, है ना? ये कहने का मेरा जरिया यही है कि सबक लेना चाहिए आप। बिल्कुल। और सुरक्षित रहकर दूसरों को भी ये शिक्षा दें कि हमें सुरक्षित रहना। सारे नियम जो रोड के होते हैं, सारे कायदे कानून को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोड पर आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं, हॉन्किंग जो करते हैं, बिना मतलब के गाड़ी में इतनी बजाते हैं वो लोग, हॉन्क करते हैं कि आसपास में अगर कोई बुजुर्ग है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इन समस्या से निपटना चाहिए। और हम आगे अपने जो दिवस है हमारा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए, फिर आगे चलिए। देखिए, मौसम को हम इतना भी गर्म नहीं करना चाहते, थोड़ी सी ठंडक ले आते हैं इस गीत से। तो दीवानगी प्यार की अच्छी है और सौहार्द की अच्छी है, सुख संपत्ति की अच्छी है। लेकिन अगर कहीं बीमारी की ये जो दीवानगी चढ़ जाए ना, वो सही नहीं है। वो सही नहीं। लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, अपने शरीर को कैसे अच्छा रखना है, इसकी दीवानगी होनी चाहिए हर किसी में, है ना? और इसीलिए तो अलग अलग बीमारियों के लिए दिवस मनाए जाते हैं, दिन विशेष होते हैं, ताकि लोगों में उसकी जानकारियां बढ़े। जैसे कि आज है विश्व क्षय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे, यानी ट्यूबरकुलोसिस डे।
विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन न केवल इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का अवसर है, बल्कि उन प्रयासों को तेज करने का भी है जो दुनिया से टीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस नाम के बैक्टीरिया की खोज की थी, जो टीबी का कारण बनता है। इस खोज ने टीबी के निदान और इलाज का भी फिर रास्ता निकाला, क्योंकि अगर बीमारी है तो फिर उसका इलाज का भी रास्ता निकलता है। और इसी की याद में 1982 से इसे एक आधिकारिक रूप से लीगली इसे मनाना शुरू कर दिया। और क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है। हालांकि ये शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे रीढ़ की हड्डी, गुर्दे या मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। ज्यादातर खांसी वगैरह खूब शुरू हो जाती है आना। बिल्कुल। तो कैसे फैलता है कि ये हवा के जरिए फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं जी। और अब हम कैसे जाने के लक्षण क्या है? हाँ जी। तो 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक अगर खांसी चल रही है, खांसी बहुत हो रही है, तो इसका ये लक्षण है। फिर सीने में अगर दर्द है या बलगम के साथ खून आता है, या शाम के समय हल्का बुखार, या रात में पसीना आने लग जाए, या वजन का तेजी से कम हो जाना, ये सब उसके लक्षण हैं। बिल्कुल। और ऐसे जब भी लक्षण पता चले तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना पूरा इलाज करवाएं। और हर साल इस दिन की एक विशेष थीम होती है दीपा। पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक नारा यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, रहा है, जो इस बीमारी को हराने के लिए सामूहिक आत्मविश्वास पर जोर देता है। बिल्कुल। और अभी भी यही, इस साल भी यही थीम है कि यस वी कैन एंड टीबी। और बचाव और उपचार के लिए अगर आप बात करें तो टीबी लाइलाज नहीं है। ये सही समय पर जांच और पूरा कोर्स करने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और डॉट्स प्रत्यक्ष रूप से देखी जाने वाली चिकित्सा है जो इलाज का सबसे प्रभावी तरीका है। और टीकाकरण जन्म के समय बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है जो टीबी से सुरक्षा प्रदान करता है। और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते समय मास्क पहने और खांसते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। और दीपा, जब किसी को टीबी हो जाती है तो आजकल इतनी सुविधा है, दवाएं भी आपको वहां से मिलती हैं। बिल्कुल। और साथ में केंद्रों से, सरकारी केंद्रों से मिलती हैं। मिलती हैं। और बाकायदा एक ऐप होता है, उसके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करनी पड़ती कि आपने टाइम पर दवा खाई कि नहीं खाई, वो भी आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। और वहां से आपको फूड भी बताए जाते हैं कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की आप अपना ध्यान रखें, जिसको किसी को हो तो उसको समझाएं और उसको हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए लेके जाएं। और हमारे एक साथी ने देखो एक पर संदेश लिखा है, सभी ने लिखा है लेकिन ज्यादातर एक जैसी बातें, तो हम एक संदेश ले लेते हैं कि विश्व क्षय रोग दिवस जो हर साल आज के दिन मनाया जाता है यानी 24 मार्च को, इसका उद्देश्य तपेदिक की वैश्विक महामारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी को खत्म करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। 2018 में 1 करोड़ लोग टीबी से बीमार हुए और 15 लाख लोगों की इस बीमारी से जो थी मृत्यु हो गई थी, और जिनमें से अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों में थे। ये संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण भी है। बिल्कुल। जान से हाथ गंवाना पड़ता इसका है। जो निजात और इसके बचाव के उपचार अगर सही समय पे ले लिए जाए, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल है, नहीं, आपको क्योंकि सही ये से- बिल्कुल ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब क्या हो सकता है? अब थोड़ा सा बदलते हैं मौसम, हवा, रुख, गीत का। तो और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ और जी। फिर उसके बाद हम आते चलते हैं। हैं आगे। तो क्या कहते हैं कि दीपा, आज सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं श्रद्धा शर्मा, योर स्टोरी की जो संस्थापक हैं। श्रद्धा शर्मा एक अग्रणी हस्ती के रूप में उभरी और उन्होंने स्टार्टअप और उद्यमिता की दुनिया में जहां दृश्यता और कहानी कहने का तरीका अक्सर उद्यमों की सफलता को आकार देते हैं। बिहार के पटना में जन्मी श्रद्धा शर्मा का प्रारंभिक जीवन एक ऐसे परिवार में बीता जहां शिक्षा और परिश्रम को महत्व दिया जाता था। बिल्कुल। छोटे शहर में वो पली बड़ी, वहीं उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें 1997 में नई दिल्ली ले आई, जहां उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज से इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यहाँ से उनकी जो विश्लेषण करने की जो सोच थी और नेतृत्व कौशल को संबल मिला, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी नींव बहुत मजबूत हुई। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद से मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन यानी माइका से पोस्ट ग्रेजुएट किया और वहाँ की उपाधि प्राप्त करके अपने संचार और मीडिया कौशल को और निखारा।
और मीडिया से शुरुआत करके पहचान बनाई, भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में ब्रांड सलाहकार के रूप में करियर शुरू किया। इसमें उन्हें ब्रांडिंग, दर्शकों के साथ जुड़ाव और मीडिया रणनीतियों को गहरी समझ मिली और इसके साथ ही वे व्यावसायिक चैनलों की उपाध्यक्ष बनी, जहां व्यापार वित्त की समझ मिली और उनका दृष्टिकोण ज्ञान बढ़ा। बल्कि उन्हें पूरे भारत के उद्यमियों के संघर्षों और सफलताओं को करीब से देखने का अवसर भी मिला। बिल्कुल। फिर साल 2008 में श्रद्धा शर्मा ने अपने तरह से सोचना शुरू किया। वो पारंपरिक मीडिया जगत से बाहर निकल के खुद का अपना कुछ उद्यम करना चाहती थी। तो योर स्टोरी शुरू करने का साहसिक निर्णय उन्होंने तब लिया। ये समय हमारे देश में स्टार्टअप जो इकोसिस्टम था, ये बस उसका शुरुआती दौर ही चल रहा था और बहुत कम प्लेटफॉर्म उस वक्त उपलब्ध थे और बहुत कम प्लेटफॉर्म थे जो उद्यमियों की कहानियों को बताने पर केंद्रित थे। फिर खासकर महानगरों से बाहर के उद्यमियों के लिए तो और भी मौके बहुत कम थे। उनका विजन था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उद्यमियों के लिए कहानी कहने को लोकतांत्रिक बनाए, चाहे तो किसी भी स्थान, उद्योग या फंडिंग चरण में वो हो, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता चले। बिल्कुल। और योर स्टोरी ने स्टार्टअप की कहानियां साझा करना शुरू किया और तेजी से लोकप्रियता भी प्राप्त हो गई और इस प्लेटफॉर्म ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर दिया और एक ऐसा मंच जिससे और लोग प्रेरित हो सके। भारत का ये सबसे प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म बना और जिसमें 1 लाख से अधिक उद्यमियों को बढ़ते व्यवसायों की कहानियां उसमें शामिल हुई। यानी कि सबको ये मौका मिलता गया आगे से आगे कि वो अपनी कहानियां इस मंच पर आकर साझा कर सके और लोग उससे प्रेरित भी हुए। बिल्कुल। फिर श्रद्धा का जो योर स्टोरी के माध्यम से किया गया योगदान, महिला उद्यमियों पर उनका विशेष ध्यान रहा। हमेशा महिलाओं की कहानियों को पहचान मिली। आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा भी मिली। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप की सफलता की कहानियां और फंडिंग अपडेट से लेकर विचार विमर्श संबंधी जो लेख हैं और स्टार्टअप संसाधनों तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। और श्रद्धा को नेस्कॉम इकोसिस्टम एविजिलिस्ट पुरस्कार मिला और 2010 में स्टार्टअप के कवरेज के लिए विलग्रो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया और 2015 में उन्हें दुनिया भर में 500 लिंक्ड इन्फ्लुएंसर के बीच सूचीबद्ध किया गया था और इसी साल ऑनलाइन प्रभाव के लिए लोरेल पेरिस के फेमिना पुरस्कार भी मिला। और कौन से पुरस्कार मिले? 2016 में पेंट मेमोरियल आउटस्टैंडिंग एल्यूमिनीज पुरस्कार और 2016 में ही इंटरनेट श्रेणी के तहत लिंक्डइन में सबसे अधिक देखी जाने वाली CEO ये थी और इसके साथ इस सहारे कदम से लोगों को बहुत हिम्मत आज तक मिल रही है। बिल्कुल। जब कोई ऐसा प्रयास करता है तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सी हमारी जो बहनें हैं जो भी संघर्ष कर रही हैं उनकी अपनी कहानियां होती हैं। और देखिए यहाँ पे संदेश भी आया है कि योर स्टोरी प्रशंसनीय प्रतिभा की उपज है। जी हाँ, आपने सही नाम चुना है, श्रद्धा शर्मा। 40 साल की श्रद्धा शर्मा जीवन से भरपूर हैं और अपनी योर स्टोरी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अभी भी उत्सुक हैं। हम जिनसे भी मिलते हैं उनकी अपनी कहानी होती है, हम उनमें से कुछ न कुछ तो जान ही पाते हैं और अपने अपने तरीके से अपने सबके तरीके अलग होते हैं, अनोखे होते हैं। ठीक इसी तरह एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो बिहार के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर मीडिया की जगत में एक बड़ा नाम बना गई। और इसी के साथ हम लोग सुनते हैं एक गीत। चलिए। तो भाई दीपा देखो, अब हमारा जो मुहावरा है आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो ये इसका मतलब तो यही है ना कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। बिल्कुल। यानी स्थिति पहले से भी अधिक कठिन हो जाना। और जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी परेशानी से बचने की कोशिश करता है ना, लेकिन बचने के बजाय क्या होता है वो किसी दूसरी समस्या में उलझ जाता है। तो इस स्थिति को इस समय मुहावरे में व्यक्त किया गया है कि भाई आसमान से गिरे खजूर में अटके, है ना। तो हम तो अपने जितने भी श्रोता हैं उनसे और हमारी जितनी सखियां हैं उनसे चाहेंगे, वैसे लिख भी रहे हैं, पर आप और बताएं कि कहीं ऐसा कुछ आपका अनुभव रहा है कि एक मुसीबत से निकले और दूसरे में जाके अटक गए और ऐसा लग रहा है कि अब बाबा इसके आगे तो मुझे समझ में आ नहीं रहा कि क्या करूं। तो कभी ऐसी कोई स्थिति आई हो जहां अटपटा सा हो गए, फंस गए, कोई मेहमान आ गया या कहीं कुछ ऐसी कुछ चीज हो गई कि अब करें तो क्या करें, चारों तरफ से फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। तो आप सोच के रखिएगा, तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
तो भाई बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि एक मुसीबत से निकलते हैं और दूसरे मुसीबत से हम फिर उसी में आके अटक जाते हैं, या कोई नई एक स्थिति सामने आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसी स्थितियां हो जाती। तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटके का मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। ये हिंदी का एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जब तो तब कही जाती है जब कोई व्यक्ति एक समस्या का समाधान ढूंढता है लेकिन उससे भी बड़ी या दूसरी समस्या घिर जाता है। जैसे किसी की नौकरी छूटी तो घर बैठ गए, अब घर में भी कलह हो रही है। ये तो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो गई। कर्ज चुकाने के लिए घर बेचा तो अब रहने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल बड़ी ऑड सी सिचुएशन हो जाती है इस समस्या में कि क्या किया जाए, है ना। सही बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुहावरे की दुनिया भी अजीब है। हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में कोई ना कोई मुहावरा अनायास हमारे मुंह से निकल ही जाता है। स्कूल में शैतानी करने वाले बच्चे को शिक्षक कहते हैं कि ज़्यादा 3-5 मत करो, तो बहुत दिनों बाद मिलने पर एक दूसरे से शिकायती स्वर में कहना आजकल तो ईद का चांद हो गया। ओखली में सिर दिया तो मुस्लों से क्या डरना, आ बैल मुझे मार। या फिर किसी मुसीबत में फंसते चले जाना पर कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना जैसे मुहावरे ज़्यादा इस्तेमाल किए होते हैं। और तो यदि विविध भारती के कार्यक्रम में कमेंट पढ़ी गई तो समझो पौ बारह हो गई, या ना पढ़ी जाने पर मन महसूस के रह जाना पड़ता है। भाई देखिए आपकी पौ बारह हो गई है ना। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी के संदेशों को शामिल कर लें, और अगर किसी एक का संदेश शामिल हो चुका हो तो किसी अन्य हमारे श्रोता का संदेश हम शामिल करें, यही कोशिश होती है। और आप बिल्कुल मन उदास ना करें, लेकिन भरपूर हमें लिखते चलिए। तो देखिए पहला जो मेरे हाथ में आया है संदेश, ये लिखती हैं हमारी सखी कि ये आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस मुहावरे का अनुभव मुझे हुआ वृंदावन में। मेरा पर्स और चश्मा बंदर ले गया, फ्रूटी दी उसे तो उसने फेंका, और फिर वो किसी पर्स को फेंका तो किसी दुकान की छत पर जाकर वो अटक गया। अब जब तक उसको कोई और निकाल कर उसको नीचे लेकर आने की कोशिश चली रही थी कि दूसरा बंदर लेकर उसे भाग गया। फिर तो उसे ढूंढने के लिए हमें बहुत देर हो गई। तो इस तरह की कोई ना कोई देखिए ये चलते ही रहते हैं। देखो हमारी एक साथी ने लिखा है कि एक विपत्ति से निकलकर और ही भयावह विपत्ति में अटक जाना, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। जैसे कि भीख मांगने की को निकला और कुत्ते ने पकड़ लिया तो कहते हैं भीख नहीं चाहिए, कुत्ते से छुड़वा दो। या अकालग्रस्त स्थिति में 13वां महीना आ जाना। ऐसी प्रसंग में हिम्मत से काम लेकर जो बाल बाल बचता है वो ही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। कई बार होता है कि मतलब इस तरह से हम फंस जाते हैं तो हमें विपत्ति से घबराना तो चाहिए ही नहीं, है ना। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि ये रक्षाबंधन का पर्व आने के एक दिन पूर्व मुझे बहन के घर रेल मार्ग से जाना था। स्टेशन पर एक इंजन रुका, मेरे साथ अन्य यात्रियों ने निवेदन किया कि हमें भी बैठा ले, और ड्राइवर ने निवेदन स्वीकार किया और लक्ष्य की ओर चल दिए। इंजन 200 की स्पीड से चल रहा था। मैंने अपने लक्ष्य को नज़दीक आने का और रुकने का निवेदन किया। ड्राइवर साहब ने इंजन नहीं रोका और सभी को लगभग एक बड़े स्टेशन पर जाकर सभी को उतारा, और सभी के स्टेशन पीछे रह गए, जिसके लिए सुबह वापस रेलगाड़ी मिली। और अपने आप से कहा कि आसमान से गिरे खजूर में अटके मुहावरा सही हो गया, और शिक्षा मिली अब इंजन में बैठकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोगी किस लिए, डिब्बे किस लिए हैं। हाँ, सही बात है। आपने गलत काम किया तो आपको सजा मिल गई। तो इसलिए भाई जब डिब्बे लगे तो आप अपने सीट रिजर्व कराइए और उसमें जाइए। बिल्कुल। अब हमारे एक सखा ने एक संदेश भेजा है कि एक बार एक आदमी, जिसे कई लोग शेख चिल्ली भी कहते थे, किसी ऊंचे पहाड़ या छत से अचानक फिसल गए। हवा में हाथ पांव मारते हुए उससे लगा कि अब तो जमीन पर गिरकर हड्डियां टूटनी हमारी तय है, और सामने दिख रहा था कि भाई मृत्यु सामने है, तो आंखें बंद कर ली। तभी किस्मत से नीचे खजूर का पेड़ था, वो सीधे जाकर उसकी डाल पर अटक गया। उसने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि जमीन पर नहीं गिरा। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे एहसास हुआ खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा था और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। पेड़ के तने पर कटीले निशान थे, उसमें से उतरना ऐसा बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। ऊपर से खजूर के पत्तों की रगड़ से उसे खुजली और खरोंचे आने लगी। वो घंटों तक अटका रहा, न वो नीचे का रहा या न ऊपर का रहा, और वापस ऊपर भी नहीं जा सकता था। तभी गांव वाले वहां से गुजरे और उसे देखकर हंसने लगे।
तब किसी ने कहा, भाई तू तो आसमान से गिरा और खजूर में जाकर अटक गया। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सखी सहेली में आज भी हमें मुहावरों की दुनिया में ले जाने वाली है, और गीतमाला में अभी अभी बिटिया दीदी के साथ मुहावरों की दुनिया आज तो ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ बाहर ही चल रही है ना। तो लिखते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, और अब गीतमाला मतलब अटका, अब गीतमाला से गिरा सहेली सखी सहेली में अटका, इन्होंने लिखा है। तो सिर्फ अटके ना रहे, कुछ बढ़िया मजेदार चटकदार कोई अनुभव आप अपना लिखिए, और लिखते लिखते सुनिए ये गीत। आसमां के नीचे, भाई आसमान से गिर के खजूर में अटके, या फिर आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसाते चले। दोनों में बहुत अलग अलग बातें हैं। या तो आप प्यार की दुनिया बसा लीजिए, या फिर कहीं खजूर में अटक के रह जाइए। फिलहाल तो जब अटकना वहां पर हो जाता है जब घर में अचानक बिजली चली जाए, हाँ, और उस समय आपके घर में मेहमान आ जाए। मान लीजिए पहले क्या होता है ना, घर में जैसी दामाद आया वैसी लाइट चली गई। हाँ, और दामाद देखो कैसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि हम आए नहीं कि तुम्हारे घर की बिजली चली जाती है। और उसके मजा तब आता है कि बगल में सास बैठ के पंखा जलेगी और बोलेगी, भैया जी आप आए तो बस अभी तक तो देखिए कल तक लाइट आ रही थी, सुबह तक आ रही थी, लेकिन जैसे ही आप आए वैसे लाइट चली गई। कभी चाहती नहीं है। अरे दामाद जी अगर कोई अच्छे हो समझदार तो कहेंगे कोई बात नहीं माता जी, लेकिन अगर दामाद जी अगर नाराज होने वाले हों तो तुरंत बोल देंगे बस हमारे आते ही आपके यहाँ की बिजली गुल हो जाती है। लेकिन फिर ऐसे में कहते हैं, फिर सास बड़ी खातिर भी करती है दामाद की, भाई तुरंत बर्फ का ठंडा नींबू पानी बनवाएगी, या बर्फ अगर फ्रिज है तो भाई, एक समय था फ्रिज नहीं था तब तो घड़े का पानी ले आओ, उसमें चीनी और नींबू घोल करके शिकंजी बना दो, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन बिजली जब गुल हो जाती थी तो मजा बहुत आता था। हमारे संदेश में भी देखो सब साथियों ने लिखकर भेजा है कि मेहमान आने पर बिजली गुल, इसका अनुभव मुझे बहुत बुरा हुआ जब मेरे घर में फंक्शन था और सब मेहमान आए। इस समय पता नहीं कैसे बत्ती चली गई, मोमबत्तियां जला के गर्मी में थोड़ी देर तो परेशानी हुई, आधा घंटे की परेशानी झेलनी पड़ी, और फिर जब बत्ती आई तब सब बहुत खुश हो गए। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेहमानों के आने पर जब लाइट चली जाती है नदीपा, तो लिखते हैं कि तो सबसे ज़्यादा परेशानी गर्मी में हो जाती है। पंखे, कूलर, एसी आदि के ना चलने से परेशानी हो जाती है, फ्रिज बंद हो जाता है तो उसमें रखी चीज़ें खराब हो जाती है, ठंडा पानी नहीं मिल पाता है, आदि बुरी बहुत तरह से परेशानी हो जाती है। क्योंकि आजकल हम लोग इन सब के आदी हो गए हैं फ्रिज वगैरह के, इसलिए हम लोग को ये चीज़ें लाइट के जाने में खराब लगता है। लेकिन वो ज़माना भी था जब लाइट आती जाती रहती थी और एक आदत सी पड़ गई, अभी जाएगी 4-5 घंटे बाद आएगी, तो हम लोग वैसे ही उस हिसाब से हमारी जिंदगी वैसी चलती थी, रह भी लेते थे और उसी तरह से हम एडजस्ट भी कर लेते थे। हाँ, घड़े सुराही का पानी पी लिया, चादर गीला करके ढक लिया, पंखा था चादर गीली कर करके वो रॉड ऐसे कहीं पे लगा के उस पर टांग लेते थे, मुझे तो उसमें जग से पानी डालते रहते थे। मुझे तो याद है 2 चारपाई खड़ी करी और ऊपर चादर गीला ऊपर से डाल दिया और नीचे पंखा झल रहे हैं, तो बढ़िया एसी का काम हो रहा है। तो आज तो देखिए नेचुरल एसी का भी तरीका बता रही है मंजरी जी, तो आप ये भी अपना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो सब लोग ने बहुत चीजों ने सबने इस तरह को मतलब जिया भी होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं, सर्दियों में कुछ लोग रोज नहीं नहाते पर गर्मी में लोग 2 बार नहाते हैं। हाँ। ऊपर की मंजिल में रहने वाले मोटर से पानी ऊपर चढ़ाते, पानी कमी भी बिजली जाने से हो जाती है। और इसके झगड़े भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और अगर ऊपर नीचे किराएदार हों तो वो कहते हैं हम तो इतना ही पानी इस्तेमाल करते, तुम्हारे घर में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। और मान लीजिए उनके घर के कोई बेटे का नाम गोलू मोलू होगा तो उसका नाम ले लेके बोलते हैं वो आधा घंटा नहाता है, हमें पता है वो बहुत देर तक नहाता है, तुम्हारे घर में पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और एक तो इस तरह की भी बातें हो जाती हैं। ऐसा किस्सा था ना कि मतलब पूरा ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था, तो मेहमान भी आने वाले थे, तो अब जितना पानी था बस उसी में काम चलाना था। हाँ। तो वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। आजकल तो देखो एक पानी की समस्या तो लोग टैंकर मंगवा लेते हैं या बॉटल्स मंगवा लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बिजली चली गई तो बस आपको हैंड पाइप है या कुआं है उससे पानी लेना पड़ता था। लेकिन रहना उस समय क्या हमें क्या लगता है ज्यादा अच्छा था, रहना आसान था। भले मुसीबतें ज्यादा होंगी लेकिन आसान था और उसमें मजा भी था। ऐसे ही हमारी एक सखी, हमारी एक सहेली है, तो वो बता रही थी कि लोड शेडिंग के दिन उनके वहां पे चल रहे थे, तो बत्ती चली गई, घर में मेहमान आने वाले थे। अब
करें तो क्या करें। सारे सब लोग बैठे हुए हैं और अब ये पता चला कि भाई अगले 5-6 घंटे तो बत्ती आने वाली नहीं है। तो अब खाना भी बनना है, इतने सारे सब लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या किया जाए। तो समझ में आया कि भाई इतना पानी तो बचाना पड़ेगा टंकी में कि आप हाथ धोना है या घर में छोटा बच्चा है तो कभी उसे भी इस्तेमाल के लिए जरूरत लगती है, तो उतना पानी तो हमें बचाना पड़ेगा। तो नहा तो नहीं सकता कोई भी, स्नान नहीं किया जा सकता, खाना भी नहीं बनाया जा सकता। तो सब बैठ गए नीचे। अब जब मालूम पड़ जाता है ना हमें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो बड़े इत्मीनान से सब लोग जमीन पे बैठ गए। और उसके बाद खाना तो बनना नहीं था, तो बाहर से बढ़िया समोसे कचौरी वगैरह मंगाई गई। तो एक तरीके से उनके घर में छोटा सा आयोजन जैसा हो गया। और जब तक बिजली नहीं आई तब तक सब बैठे रहे और दुनिया भर की बातें हुई। उस दिन सब लोगों ने मिलके खूब हंसी मजाक और पुरानी यादों को ताजा किया। तो एक ये इस तरह की भी बातें हो जाती हैं। दीपा, तुम्हें याद होगा कि पहले के समय में हम लोग को ये कहा जाता था कि मोमबत्ती या माचिस एक जगह रखो, टॉर्च एक जगह रखो, उसकी जगह बनती थी, हाँ, उसी जगह रखना है। या ताक घर में हुआ करती थी, या खिड़की का दीवार है थोड़ा कानिस है तो उसके ऊपर कुप्पी रखी जाती थी। माचिस एक साथ में होनी चाहिए कि जब भी लाइट जाए तो कहीं ढूंढना ना पड़े, सीधा आपका हाथ मिल जाएगा और चीजें मिल जाएगी। तो वो चीजें उस समय सिखाई जाती थी, सही जगह पे सही सामान रखना। तो यानी जब ये बिजली गुल होने की समस्या होती थी तो उस समय भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता था इन चीजों का। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलिए एक संदेश भी सुन लेते हैं। तो देखो बात चल रही थी और बात चलने से पहले ये तेरी बन जाऊंगी। बिजली जाने वाले पे आप है ना गुस्सा होकर के ये मत बोलना कि गुस्सा मैं तेरी बन जाऊंगी। बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो हमारे साथी एक संदेश लिखते दीपा कि हमारी एक परिचिता बताती है कि कैसे लाइन कटने के चलते मेहमान आए थे लड़की को देखने के लिए, पर लाइन कट गई जबकि घर में लालटेन और उन्होंने पेट्रोमैक्स भी जलवाया था। उन्हें रात में ट्रेन पकड़ना था और पर वो नहीं गए। दिक्कत से सही रात में ठहर कर दूसरे दिन लड़की देखकर तब उन्होंने शादी पक्की की और संबंध जब पक्की हो गई तब लड़के वाले पार्टी ने ये राज खोला। तो बड़ी यादें ताजा हो रही है इस समय तो। और देखिए एक और संदेश है कि मेहमानों के आने पर बिजली तो बहुत बार गुल हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मजेदार वाकया हुआ। मेहमान जाने लगे तो बिजली गुल। अब उनकी गाड़ी में सामान रखना था तो सामान तो रख दिया, वहीं बांटने के लिए कंबल का गट्ठर भी रखा था तो वो भी सामान के साथ वो गट्ठर रख दिया गया, क्योंकि बिजली में पता ही नहीं चला ना कि सामान रखना, इसे भी रख दो इसे भी रख दो, अंधेरे में ऐसा हो ही जाता है। और देखो एक लिखते हैं कि बचपन में रात को बिजली गुल होने पर हम तो खूब मौज मस्ती करते थे। सब बच्चे घर से निकलकर एक जगह इकट्ठा होकर आसपास में खूब बातें करते थे। और जब बिजली गुल होती थी तो एक बड़ा अंताक्षरी खेलने का बड़ा शौक होता था कि सब लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। और हमारे साथी देखो और लिखते हैं कि मैं आज भी अपने घर में हाथ से झेलने वाले ताड़ और बांस के पंखे रखी हूँ, क्योंकि कभी कभी इन्वर्टर भी धोखा देता है और सोसाइटी का जनरेटर भी। बिल्कुल सही बात है, पंखे होने भी चाहिए घर में। बिल्कुल। और अभी ये हाल ही की बात है, ये हमारे एक संदेश हमारे सखी लिख रहे हैं कि 10 मार्च को मेरे भतीजे की शादी में जब लग्न की पंडित स्तुति कर रहे थे तो पूरी कर हाथ से दोनों दूल्हे दुल्हन के मिलने ही वाले थे कि बिजली चली गई। वो हाथ पकड़ के फेरे कराए जाते ना। हाँ, तो ऐसे में बेचारे कैमरा वालों ने हमारी मदद की और लगने लगे, फिर उसके बाद फेरे लगे। और देखो एक लिखते हैं कि मेहमान के आने पर बिजली गुल होना एक आम और हास्यास्पद स्थिति है जो अक्सर घबराहट और हंसी के मिले जुले पल लाती है। ये स्वागत समारोह को मोमबत्ती की रोशनी में एक रंग बैठक में बदल देता है, जिससे चाय नाश्ते के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने का अनियोजित मौका मिलता है। हल्की फुल्की बातें और हंसी के पल, अंधेरे में स्वागत, दरवाजा खोलते ही अरे लाइट चली गई के साथ मेहमानों को अंधेरे में स्वागत, जो एक अनचाहा सरप्राइज बन जाता है। मोमबत्ती का रोमांस जिन्होंने लिखा है, अचानक मोमबत्ती या मोबाइल की टार्च ढूंढना और पूरे घर में अंधेरा छा जाना, हाथ में टार्च लेकर चाय छानना या अंधेरे में नाश्ता परोसना, और जिससे अक्सर खाना इधर उधर गिरता है। और मेहमानों का कहना कि हमें लगा अंधेरे में स्वागत करेंगे, या चलो कम से कम गर्मी में तो लाइट तो नहीं थी। और गपशप का दौर भी होता है, लाइट ना होने पर मोबाइल बंद और बातें शुरू, घंटों तक चलती हैं बातें। और मोमबत्ती या टॉर्च को पहले से तैयार रखें तो परिस्थिति आपकी संभल जाएगी, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें अंधेरे में कहीं कहीं कुछ इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। अच्छा सुनिए।
भी हमें बता रहा है कि चलने का समय हो गया मंजरी। बिल्कुल, है ना? और इसी के साथ ही देखो हमारे जो एक साथी, उनका छोटी सी 2-4 लाइनें बड़ी संदेश वाली लिखी। अच्छा, चलिए बता दीजिए। पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेहमान के आने पर जब बिजली गुल हो जाए तो उससे कौन बचाए? ऐसा तो होता है नहीं। ऐसा हो जाए अगर बिजली बोर्ड से प्रार्थना करें तुम हमें उजाले में ले आओ। और लिखते हैं बिजली चली जाए तो स्टैंड बाय में इमरजेंसी लाइट टॉर्च को चार्ज करके पास में ही रखना चाहिए। चेक करते रहना चाहिए कि आपकी जो टॉर्च है वो चार्ज है या नहीं है। अब तो इन्वर्टर भी आ गए हैं, उसके ऊपर घर की कुछ लाइटें को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप सुविधा आज की तारीख में भी रखें, अचानक चली जाए तो आप टॉर्च चला सकते बिल्कुल। हैं। तो जीवन के अंधेरे को साइड में रखिए और मन के उजाले को हमेशा ट्यूबलाइट की तरह जलाते जलाते रहिए। तो इसी बात पर आज तो हम लेते हैं विदा। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।